हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका AMR लाइव क्लास से IIT चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। हम CITS IIT ऑल एग्जाम्स की हम तैयारी करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा निम्न इलेक्ट्रिशियन जो MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी उसमें हम 2000 प्लस MCQ कर रहे हैं। अपना क्लास नंबर आज क्या है 5 है। ओके, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ इलेक्ट्रिशियन जो जेमिनल टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ओके, तो इसमें देखेंगे हम निम्न इलेक्ट्रिशियन जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, जो फ्रेंड्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निम्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देखेंगे हम वाइट बोर्ड पे देखेंगे। ओके, तो मैं आपको जो इलेक्ट्रिशियन जो न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस आपके इस सीरीज़ में आएंगे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। ओके, तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या 1N4007 का उपयोग डैश है। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये भाग संख्या जो पार्ट नंबर दर्शा रखा है क्या मतलब द कंपोनेंट विथ पार्ट नंबर 1N4007 यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट इज ए, क्या मतलब वो किसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट डायोड, ठोस अवस्था डायोड के लिए, निर्वात नली डायोड के लिए, पारा आर्क वाल्व के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठोस अवस्था डायोड के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स, उसमें हम फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम कितने डायोड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 डायोड होगा, 4 डायोड, 1 डायोड या 6 डायोड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला आपका, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ऑप्शन नंबर 2 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसमें आपको पता चले कि हम जो डायोड का हम यूज़ करते हैं, मैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर कितने डायोड का यूज़ करते हैं, हम 2 डायोड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होता है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है फ्रेंड्स, उसमें कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 1 डायोड की आवश्यकता होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड की आवश्यकता होता है, 2 डायोड की आवश्यकता होती है। अब फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के अंदर जो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने कितने डायोड की आवश्यकता होता है, 2 डायोड की आवश्यकता होती है। और जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं हम, जो ब्रिज सर्किट बनाते हैं, उसमें कितने डायोड की आवश्यकता हमें होती है, हमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, डैश यूपीएस का एक प्रमुख भाग है। तो आपको ये जो यूपीएस होता है फ्रेंड्स, आपको यूपीएस की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको यूपीएस की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे यूपीएस का जो प्रमुख भाग होगा वो आपको क्या दर्शाता है, क्या मतलब स्टैटिक बाईपास स्विच होता है, एसएमपीएस होता है, या बकोल्स रिले, या डायनेमो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, वो स्टैटिक बाईपास स्विच की भांति हम उसका उपयोग करते हैं। जो इसका जो प्रमुख भाग होगा, यूपीएस का प्रमुख भाग क्या होता है, स्टैटिक बाईपास स्विच होता है। जो स्टैटिक बाईपास स्विच यूपीएस का एक क्या होता है, प्रमुख भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश का प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद या चालू करने के लिए किया जाता है। ये आपको बताना है फ्रेंड्स, जो हम किसका यूज करके हम किसी भी सर्किट या किसी भी विद्युत परिपथ को बंद या चालू करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर रहेगा, इंडिकेटर या फ्यूज या वोल्टमीटर। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, कॉन्टेक्टर होता है। जो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर की सहायता से हम किसी भी परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और आप एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सकते हो फ्रेंड्स, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है फ्रेंड्स, उसमें जो हम चुंबकीय रिले होता है, जो वो क्या करता है एनवीसी, उसमें जो प्लंजर होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। जो उसके अंदर क्या लगे होते हैं, वो कॉन्टेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को डैश सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले इज ऑपरेटेड बाय डैश सिग्नल। तो आपको इस सिग्नल के बारे में बताना है कि वहाँ पे लो सिग्नल होता है, हाई सिग्नल होता है, या वेरी हाई पावर वाला सिग्नल होता है, या विदाउट एनी पावर सिग्नल होता है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती है फ्रेंड्स, आपको ये नाम याद रखना होता है। जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को ऑपरेट करने के लिए किस सिग्नल की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे लो पावर सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, निम्न शक्ति सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है। जो इलेक्ट्रोमैकेनिक रिले होते हैं उसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, निम्न पावर या लो पावर सिग्नल द्वारा हम उसको संचालित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपको फ्रेंड्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीबी का हम जब उपयोग करते हैं कहाँ पे, पैनल बोर्ड में या कंट्रोल पैनल में जब हम उसको लगाते हैं, तो वहाँ पे हम कई बार हम स्क्रू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है, जो एमसीबी जो क्या मतलब 2 या 2 से अधिक एमसीबी का हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज कर लेते हैं, हम डेंट रेल का हम उपयोग करते हैं। जो बिना स्क्रू की सहायता से हम कसना हो तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, डेंट रेल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे पीवीसी चैनल रेसवे या ऑसिलेटर का हम इनका उपयोग नहीं करते। यहाँ पे डेंट रेल जो होती है फ्रेंड्स, ये एमसीबी को क्या होता है, वहाँ पे एक बिना स्क्रू की सहायता से लगाने का एक क्या मतलब एक
पत्ती होती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी हैज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजन। जो फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको पूछा जा रहा है जो निर्णय लेने की क्षमता किस मशीन में होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, द न्यूरोफेजी लॉजिक टेक्निक। जो आपकी ये मशीन होती है फ्रेंड्स, न्यूरोफेजी लॉजिक तकनीक, इस मशीन का उपयोग हम क्या करते हैं, मैं वॉशिंग मशीन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन ही होती है। ओके, इसका नाम क्या दे रखा है, न्यूरोफेजी लॉजिक तकनीक है। ओके, तो इस तकनीक के अंदर क्या निर्णय लेने की क्षमता होती है, खुद से निर्णय लेने की क्षमता होती है। मैं मेक डिसीजन, ये खुद का डिसीजन खुद ही लेती है। ओके, यहाँ पे इसमें क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन की सपाट तल की सतह को डैश कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन की जो सपाट तल होती है फ्रेंड्स, उस सतह को किस नाम से जानते हैं, हम सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। जो वाटर हीटर में फ्रेंड्स हम तापक तत्व जो थर्मोस्टेट का हम उपयोग करके हम क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। थर्मोस्टेट का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। आप किसका उपयोग करते हैं, हम तापक तत्व की धारा को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग वाटर हीटर में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होता है, थर्मोस्टेट का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डबल स्क्रू गेज प्रेरण मोटर के डैश होते हैं। जो आपको ये बताना है फ्रेंड्स, जो एक डबल स्क्रू गेज इंडक्शन मोटर होती है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जिससे हम उसको डबल स्क्रू गेज मोटर का नाम दे रखें। ओके, जो इंडक्शन मोटर होती है उसी में एक इसका क्या होता है, हम इसको एक गिलेरे पिंजरा प्रेरण मोटर होती है, उसको क्या नाम दिया गया, तो मैं एक डबल स्क्रू गेज इंडक्शन मोटर के नाम से हम जानते हैं। अब उसमें उसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, तो ये आपको बताना है। स्टेटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग होती है। क्या नाम, जो स्टेटर होता है उसके अंदर क्या होती है, 2 श्रेणी वाइंडिंग होती है। स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है, रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। विपरीत दिशा में घूर्णन करने वाली 2 रोटर होते हैं। तो आपको ये पता चला कि डबल स्क्रू गेज इंडक्शन प्रेरण मोटर में क्या होता है, रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे रोटर में 2 समानांतर वाइंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइडल पावर स्टेशन में डैश अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्टरनेटर को चलाता है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना होता है, हाइडल पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो वाटर टरबाइन से आप क्या समझते हो कि हाइडल पावर स्टेशन में वाटर टरबाइन अल्टरनेटर को चलाता है और जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, थर्मल पावर स्टेशन में थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अब आपको यह बताना है फ्रेंड्स, जो थर्मल पावर स्टेशन में हम किसका यूज करते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। थर्मल ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका स्टीम टरबाइन आंसर होगा। स्टीम टरबाइन की सहायता से हम क्या करते हैं, मैं थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एक डैश बंद पात्र है जिसमें कोयला के दहन उष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, बॉयलर, फ्यूल गैस चेम्बर या एयर फ्री हीटर या कंडेंसर। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बॉयलर। बॉयलर एक ऐसा बंद पात्र होता है जिसमें कोयला की दहन उष्मा का उपयोग करके पानी को भाप में बदल दिया जाता है। ओके, तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए हम उसका यूज कर लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है। जो बायोगैस होती है फ्रेंड्स, उसका मुख्य घटक आपको पता है क्या रहता है, मिथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या टाइटेनियम। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा, मिथेन। जो मिथेन गैस होती है वो क्या होता है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय ईंधन है। जो फ्रेंड्स गैसीय ईंधन के बारे में आपको बताना है, जो एक निम्नलिखित में से कौन सी एक गैसीय ईंधन है। तो यहाँ पे प्रोलाइन या SF6 गैस या नेचुरल गैस या रेसिन्स। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है फ्रेंड्स, वो निम्नलिखित में से कौन सी एक गैसीय ईंधन है। जो गैसीय ईंधन के बारे में आपको पूछा जा रहा है, जो नेचुरल गैस क्या होता है, एक गैसीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको संयुक्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, किस नाम से जानते हैं, पावर ग्रिड के नाम से, बस बार के नाम से, लोड डिस्पैच सेंटर के नाम से या वायर नेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, पावर ग्रिड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन से प्रदान किया जाता है, मैं डैश से प्रदान किया जाता है। जो भारत में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है फ्रेंड्स, आप फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे ±2%, 3% जो भी
होता है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और भारत में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ओके, तो यहाँ पे जो आप सप्लाई जो उपभोक्ता के लिए जो कनेक्शन के लिए आप कौन सी केबल का यूज करते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। में भारत में घरेलू उपभोक्ता के लिए कनेक्शन 3 फेज अथवा 4 तार से प्रदान किया जाता है। जो आपको घरेलू कनेक्शन होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो गई, या आपके घरेलू जो घर तक जो सप्लाई आ रही है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम RYB और एक क्या होता है न्यूट्रल वायर होता है। ओके, तो वहाँ पे जो न्यूट्रल वायर होता है वो उसकी जो साइज होती है फ्रेंड्स, जो फेज तार जो फेज वायर होता है उसकी आधा होता है। ओके, उसका साइज़ क्या होता है, उसकी आधा होता है। क्या मतलब जो फेज वायर होता है, जैसे आप R वाला एक फेज ले लीजिए, जो उसकी मोटाई होगी उसकी आधी मोटाई किसकी होगी, न्यूट्रल वायर की होती है। ओके, तो यह आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक होता है। जो मुख्य घटक होता है फ्रेंड्स उसके बारे में आपको बताना है। और किसके बारे में बताना, ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक। जो ओवरहेड लाइन होती है, जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके लिए आपको पूछा जा रहा है। बस बार्स होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट ब्रेकर या लाइन इंसुलेटर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, लाइन इंसुलेटर जो मुख्य घटक होता है। ओके, तो आपने देखा होगा जो निम्नलिखित में से कौन सा एक ओवरहेड लाइन का मुख्य घटक होता है, वो क्या रहेगा, आपका आंसर क्या रहेगा, लाइन इंसुलेटर। जो इंसुलेटर किसका बना होता है, वो पोर्सिलिन मिट्टी का बना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाहित तार के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है। जो विद्युत जो सर्किट होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर फायर या आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर का, पानी का, झाका या तरलीकृत रसायन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। मैं सूखी रासायनिक पाउडर का हम उपयोग करके हम विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, और जो विद्युत उपकरणों में लगी आग कौन से श्रेणी में आती है, क्लास सी श्रेणी में आती है। ओके, क्लास सी में इसको रखा गया है। ओके, और पानी होता है फ्रेंड्स, पानी वाली जो आग कौन कौन सी होती है, लकड़ी हो गए, कोयला हो गए, कपड़े हो गए आदि के अंदर लगी हुई आग को हम बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। और झाग होता है फ्रेंड्स, झाग या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम झाग वाले या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब जख्मी व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में पता चला कि फ्रेंड्स जब कोई जख्मी व्यक्ति है उसका मुंह नहीं खुल रहा हो तो उसको होश में लाने के लिए कौन सी श्वसन विधि का उपयोग करते हैं। नेल्सन की कृत्रिम श्वसन विधि का, शेफरी की कृत्रिम श्वसन विधि का, मुंह से मुंह की कृत्रिम श्वसन विधि का, या मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। तो मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि उसका मुंह खुल नहीं रहा हो। तो जब उसका मुंह खुल नहीं रहा हो तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसको होश में लाने के लिए मुंह से नाक की कृत्रिम श्वसन विधि का हम उपयोग करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपके मित्र को ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। यह आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जब आपका कोई फ्रेंड है उसके अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो तो आप सबसे पहले सर्वप्रथम कौन सा कदम उठाओगे। मित्र को लाइव कंडक्टर से पीछे खींच लेना चाहिए, मित्र को जलने से बचाने के लिए उस पर पानी डालना चाहिए, या फर्स्ट एड बॉक्स लाना चाहिए, तत्काल करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, तत्काल करंट वाला जो स्विच होता है फ्रेंड्स उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। या आपके पास अगर प्लग टॉप लगा हुआ और प्लग को आप अगर हटा सकते हो तो यहाँ वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लग को हटा सकते हो या उसका स्विच बंद कर सकते हो। ओके, तत्काल जो किया जाने वाला कार्य क्या होता है, करंट का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बीजगणितीय राशि शून्य के बराबर होती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, कूलॉम का नियम। तो आपको पता चला कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बीजगणितीय राशि शून्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे किरचॉफ नामी वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे फ्रेंड्स, एक धारा का नियम और एक वोल्टेज का नियम। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज का नियम लग रहा है वो किस में लग रहा है फ्रेंड्स, किरचॉफ के द्वितीय नियम में लग रहा है। ओके, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसी में बताया गया था कि कौन सा नियम में, किरचॉफ का द्वितीय नियम में प्रत्येक बंद परिपथ में सभी उत्पन्न वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप की बीजगणितीय राशि क्या तो शून्य के बराबर होती है। ओके, और आपको करंट का रूल भी पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो करंट पे लागू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, विद्युत का आपको सबसे अच्छा सुचालक बताना है। कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, नाइक्रोम होता है या सिल्वर होता है। तो सबसे उपयुक्त जो सुचालक तार होता है वो कौन सा होता है, सबसे अच्छा सुचालक तार कौन सा होता है, चांदी या सिल्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब कोई द्वितीयक सेल जो आपकी बैटरी होती है फ्रेंड्स, वो बैटरी क्या हो रही है, अगर सप्लाई प्रदान करे कोई सर्किट में अगर लगी हुई वहाँ पे उस पर क्या लगा रखा है, हमने लोड लगा रखा है। ओके,
अब वो जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो बैटरी के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? जब कोई द्वितीयक सेल बाहर को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 लोडिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग या अनलोडिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा लोडिंग क्या डिस्चार्जिंग। ओके, तो डिस्चार्जिंग वाला ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट होगा। जब कोई द्वितीयक सेल अगर धारा प्रदान कर रहा हो तो वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, संक्षारण से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? ये आपको आपका क्वेश्चन ये रिपीट होता है फ्रेंड्स, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपने देखा हो जेवीएल टेक्निकल हेल्प के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी उनमें भी आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। संचरण से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? पेट्रोलियम जेली का, अमोनियम सल्फेट का, सिलिका जेल का या सल्फर पाउडर का? तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे पेट्रोलियम जेली का हम उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, अगर आप इन क्वेश्चंस का अगर आंसर दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। ओके, तो आप अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल के साथ बने रहे। और अभी तक आपने अपने AMR लाइव क्लास IIT चैनल का अगर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।